आज का जो हमारा क्लास है वो बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ्स पे बेस्ड है। जो हमारे जो भी बंधु, जो भी हमारे दोस्त, जो भी जूनियर हमारे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, ये 14 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो उस बेस पे हमने ये क्लास को स्टार्ट किया है और आई होप मैं क्वेश्चन को इस तरीके से डील करूँगा, इतना प्रयास करूँगा समझाने का कि आप इजीली एग्ज़ाम में जाकर चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ये है कि निम्नलिखित में, और जो भी हम बना रहे हैं क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ट पे बेस्ट क्वेश्चन वो एग्जाम क्वेश्चन रहेगा आपका, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन ऐसा ही। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम है? तो पहला बात समझिए कि को प्राइम क्या होता है। बच्चे ना ये प्राइम देख के ये समझते हैं कि भाई दोनों प्राइम होना चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर सर जिसका HCF क्या हो भैया 1 हो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दो नंबर हैं, दिए हुए पेयर हैं, उन दोनों का HCF निकाला हमने, वो 1 हुआ। और अगली बात ये होती है सर कि दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। मतलब कि दोनों प्राइम तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं एक के अलावा, तो हमारा को प्राइम हो जाएगा। एक प्राइम दूसरा कंपोजिट हो सकता है और दोनों के दोनों कंपोजिट भी हो सकता है। दोनों को दोनों कंपोजिट दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अभाज्य अभाज्य, अभाज्य भाज्य, अभाज्य भाज्य, लेकिन दोनों का HCF बस एक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इन दोनों का HCF एक आएगा क्या सर? नहीं, तो भाई इससे ये डिविजिबल है, नहीं होगा। 5 4 नहीं होगा। ये दोनों सर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो नहीं है सर। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा हमारा 1। आप निकाल सकते हैं किसी मेथड से। और इन दोनों का भी सर जी HCF जो है वो एक नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा HCF निकालने का भी टेक्निक सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, राइट ना। जैसे ये 5 और 20 है, इसमें छोटा नंबर कौन होता है सर? छोटा नंबर 5 है इसके अंदर। इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 5 से सर ये डिविजिबल हो गया, 5 4 20, इट मीन सर जी 5 इसका HCF हो गया। ठीक है, अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, तो हम बैक आते सर। फॉर एग्जांपल समझिए कि हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, समझिए 4 दे दिया हमने और दे दिया 10 दे दिया। इन दोनों का बोला HCF निकालने के लिए। बाई ट्रिक कैसे निकालेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर दोनों में कौन है सर? 4 है। इसके टेबल में ये आता है? नहीं सर, नहीं आता है। तो फिर से सर जी बैक आइए, इसका जो बैक फैक्टर है वो आइए। तो 4 सर जी फिर 2 से डिविजिबल है, पीछे में 2 से डिविजिबल है, यस सर ये है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर इन चारों में से जो हमारे पास ये जो पेयर है इसका HCF 1 है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं सर कि हमारा जो 35 48 है ये पेयर है सहअभाज्य का, को प्राइम का। ठीक है, चीज समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद पे ये क्वेश्चन बेस्ट है। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यक अल्फा एवं बीटा दिया, तो ये वैल्यू पूछ दिया हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ दिया। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि द्विघात बहुपद का, राइट ना, अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, पहली बार। तो इसमें सर पूछ सकता है हमको क्या? दोनों का योग पूछ सकता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा पूछ सकता है, ठीक है ना, और एक बार ये पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हमसे ना द्विघात बहुपद देगा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो इसको कैसे डील करेंगे उसको समझते हैं। तो अगर हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करने दिया, इन दोनों का जो LCM होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा क्या, तो ऊपर लीजिए बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बीटा प्लस अल्फा बोलिए, दोनों का जोड़ ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका सर हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये होता है -b/a। अब ये b और a क्या है वो समझिए। इसका जो व्यापक रूप होता है भाई वो होता है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ना सर वो a कहलाता है। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। b का काम सर जी कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b कहलाता है, तो b का सर जी काम कर रहा है -3, और कांस्टेंट हमारा c कहलाता है। तो हमको जब निकालने दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको हमने इस तरीके से डील किया। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और सर जी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। जब करेंगे तो हो जाएगा -b/a इंटू a/c, a गया तो मतलब -b/c सर जी होता है। ये अपने दिमाग में डाल देना है बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई,
सिंपली क्या करना है, इसका सर जो वैल्यू होता है वो सर ये होता है माइनस बी बट्टा सी। जिस तरीके से अल्फा प्लस बीटा को हमने पढ़ लिया कि सर माइनस बी बट्टा ए डाल देना है, अगर हमसे ये पूछता अल्फा प्लस बीटा पूछता तो माइनस बी बट्टा ए करते। अब सर जी बी है कम, बी तो भैया -3 है और ये ऑलरेडी एक माइनस है तो जाएगा +3 और ए का वैल्यू क्या है भैया 5 है। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता तो ये होता है सर सी बट्टा ए। तो सी सर जी कांस्टेंट टर्म हमारा किधर, सी सर 7 है और ए हमारा 5 है, तो ये हम निकाल देते हैं। इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा पूछा ना, राइट ना, तो क्या हो जाएगा सर माइनस बी बट्टा सी। तो बी की वैल्यू क्या है सर -3 है और यहाँ भी माइनस लगाना है तो हो जाएगा +3। सी क्या है हमारा 7 है, 3 बट्टा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बट्टा 7। इसमें हम ऑप्शन देना वो भूल गए तो हमारा सर इजीली ये क्वेश्चन इस तरीके से डील हो जाएगा कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर सीधा हो जाएगा -b/c। हमारे पास जो द्विघात बहुपद रहेंगे उसमें हमको a b c को पहचान करना है भाई। कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b है, कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -7 का भुज है। तो देखिएगा सर जो कोऑर्डिनेट होता है भाई ये होता है x, इसको सेकंड वाले को बोलते हैं y, इसको बोलते हैं पहले वाले को बोलते हैं भुज, अगले वाले को बोलते हैं कोटि। इसको ट्रिकली आप ऐसे याद करते हैं, भुजा खा के कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे तो भुज और कोटि। ठीक है, पहला भुज फिर कोटि। तो सर जी क्या बोल रहा है भुज, पहला वाला वैल्यू जो हमारा भुज है 3 सर जी हमारा जो है वो भुज है। अगर हमसे कोटि बोलता कि भैया 3, -7 का कोटि क्या है, सेकंड वाले वैल्यू -7 ये हो जाता। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि संख्या 15.48, 8 पे डेकरिंग है मतलब 8 रिपीट कर रहा है, राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सर 0.488 सर ये बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, इसको पी बट्टा के ग्रुप में दर्शाना है, लिखना है। तो देखिए इसको बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं कि पहले आप x बराबर ये मानोगे, फिर आफ्टर डेसिमल जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको इधर लाने के लिए भाई फिर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर थर्ड में 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये नंबर भी डेसिमल की तरफ इस तरफ आ जाएगी। लेकिन इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। इसका ट्रिक सर आसान है। क्या करना है भाई, हमको सर जी क्या चाहिए, पी बट्टा क्यू का फॉर्मेट चाहिए। तो इस पूरे नंबर को लिख लीजिए आप, लिखिए जो भी नंबर लिखा है पूरा 1548 लिख दिया हमने। अब सर उस नंबर को घटाना है ना जो रिपीट में शामिल नहीं है, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें से कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, तो इस सबको घटा लीजिए 154। अब क्या करना है, नॉर्मल तरीका है। अब आफ्टर डेसिमल आइए, कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 2 डिजिट दिख रहे हैं। तो जितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है ना, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, तो उतना 9, और जितना डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उतना 0। एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो अगर 0। अगर हमारा दोनों नंबर रिपीट कर रहा होता तो 99 आ जाता। ठीक है, चलिए अब सर जी क्या करना है, घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 - 4 4, 14 में 5 गया 9, फिर इधर जो क्या 4 में से 1 गया 3, फिर ये 1/90। तो 1394/90 सर जी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सर समझते हैं चीज़ों को। ये देख लिया कि सर जब भी इस तरह के नंबर रहेंगे कन्वर्ट करना पी बट्टा क्यू के फॉर्मेट में, तो ये चीज़ें करनी है। समझिए कि इस नंबर पे ऐसा रहता 15.48 दोनों पे डेकरिंग होता। ठीक है, अगर इसको बोलता भैया पी बट्टा के ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए तो पूरा नंबर लिखते 1548 और सब्ट्रैक्ट किसको करते, सिर्फ 15 को करते। क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं हो रहा है, ये दोनों रिपीटेड हो रहे हैं, तो छोड़ दीजिए भाई। तो जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस उसी को वहाँ पे वही किया मैंने पूरा नंबर लिखा, और सर जो रिपीट कर रहा है उसको छोड़ दिया और सब बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ भी वही किया, पूरा नंबर लिखा और रिपीट जो नहीं कर रहा उसको सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब ये वैल्यू ये था ना। हाँ, अब बाय आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो उतने सारे हमारे 9 जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो घटा लीजिए, 8 में 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, फिर 5, फिर 1, 1533/99 इसका आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम टेक्निकल तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चे को टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट टाइम बचा सकते हैं आप इस तरीके से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एपी का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 66, 63, 60 का कौन सा पद जो है वो शून्य है। देखिए भाई, मतलब कि भाई कितने नंबर टर्म पर जाने के बाद
66, 63 घटते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब घटता जा रहा है वैल्यू। कहाँ पर जाने के बाद सर कितने नंबर पे जाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, कितना नंबर पर जाने के बाद हमको 0 मिलने वाला है। इट मीन्स कि हमको ना an बराबर दिया है 0 और a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा 66 और हमारा जो d होता है सर वो अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, तो हो जाएगा सर 63 माइनस 66 हो जाएगा -3, राइट ना। और हमको n चाहिए भाई कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे सर जी हमको ये an 0 होने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद 0 होगा भाई, nवां पद 0 होगा, तो सर हमारा ना an बराबर 0 दिया है, 0 रख दिया हमने, a का वैल्यू 66 रख दिया, n तो पता नहीं, ये तो निकालना ही है, और d का वैल्यू हमने रख दिया -3, तो 0 इक्वल टू 66, ये हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये -3n और ये हो जाएगा +3, ये 0 है सर, तो इसको उधर इधर ले आइए तो 3n हो जाएगा प्लस में, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, उधर 69, 3 से कट गया सर, 3 दूनी 6, 3 3 इधर, तो n इक्वल टू 23। इट मीन्स कि 23 नंबर ऑफ हमारे जो टर्म्स होंगे वो वहाँ हमको पद सर जी जो है वो 0 मिलने वाले हैं, शून्य होने वाले हैं। आई होप चीज़ों को इजीली समझ लिया आप लोगों ने। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, राइट ना, कि भाई हमको दिखाना है सर रेशनल नंबर इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं हमारा, तो 5 + √3, एक भी नंबर अगर रूट में है ना जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है सर, वो अगले वाले के साथ प्लस में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, भैया वो पूरा का पूरा जो है हमारा अपरिमेय ही होने वाला है। तो √3 भाई खुद में अपरिमेय, तो ये पूरे को बना दिया अपरिमेय, तो ये पता नहीं होने वाला है सर। ये तो √7 भाई नहीं निकलेगा सर, ये भी हमारा अपरिमेय। अब यहाँ देखते हैं सर 2 से नंबर तो कट रहा है सर, बट ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, तो ये भी हमारे अपरिमेय क्या है हमारे, ये अपरिमेय। तो परिमेय सर जी बच तो यही रहा है, बट इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, राइट ना। देखिए सर जी 4 है हमारा, ये √50 है, तो 5 × 5 × 2 फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, नीचे सर जी 3 √2 × 2 × 2, यहाँ से 5 निकल गया बाहर, तो 4 × 5 √2 बाई सर जी यहाँ से 2 बाहर निकल गया, तो 3 × 2 √2। अब ये दोनों भैया गए, तो क्या बचा 20/6। तो ये सर हमारा जो है एक क्या है सर, ये एक परिमेय संख्या का रूप है, फॉर्मेट है। तो ऑप्शन नंबर हमारे डी जो है वो आंसर होंगे। कभी कभी ना इस तरह का ही ऑप्शन आपको 2-3 दे देगा जहाँ फंस हो गया आप, ठीक है ना, तो उसको आप टेस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से कि हमारे जो रूट वाले नंबर है भाई वो हट जा रहे हैं या नहीं हट पा रहे हैं। अगर हट गए तो भाई वो परिमेय संख्या का रूप है वो। तो जब भी सर हमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से कितनी है, तो सिंपल क्या करेंगे, सी वैल्यू x है सर, सेकेंड वाली y, तो क्या करेंगे √x² + y², सर जी हमारा दूरी हो जाएगा। तो 4 है सर फर्स्ट, 4 का स्क्वायर, सेकेंड -3 है तो -3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 16 -3 का 9, तो √25 वैल्यू क्या हो जाएगी 5 यूनिट, राइट ना, 5 यूनिट सर जी हमारे जो है वो दूरी हो जाएगी। अगली बात समझ लीजिए कि कभी कभी इसमें सर जी ग्राफ पे भी पूछ सकता है भाई कि ये किस पाद में आएगा, राइट, किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर हमारा ये सर जी देखिए, ये अगर हमारा ग्राफ है, ये हमारा x डैश बोल सकते हैं इसको, y डैश बोल दीजिए आप, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का सर जी कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर जी जो होता है, देखो समझिए प्लस का साइन होता है भाई, ये प्लस वाले हैं हमारे, ये प्लस वाले हैं हमारे, ये प्लस भैया हैं, ये माइनस वाले भैया हैं, और ये हमारे प्लस वाले हैं, फिर ये माइनस वाले। हमेशा जब भी हम चूज करते हैं तो फर्स्ट हमारा x फिर y होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए दोनों प्लस वाला सर जी, दोनों प्लस है सर जी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। x भी प्लस y भी प्लस, फिर से सर देखिए पहले x फिर y आता है, यहाँ x माइनस दिख रहा है इस क्वाड्रेंट में, फिर y प्लस, तो माइनस कोमा प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये बोल दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। देखिए सर x फिर y दोनों माइनस वाले दोनों हमारे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें ये प्लस और ये माइनस, राइट ना, मतलब पहले x फिर y प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये बिहार स्टेट वालों के लिए तो है ही भाई, अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, एग्जाम सर पे एकदम घूम रहा है, बच्चे लोग का रिवीजन हो जाए। मेरे दोस्त का जो मेरे भाई हैं, कुछ दोस्तों ने बताया था कि हाँ थोड़ा सा एक बार कर दिया जाए, प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। तो ये तो चीज़ें हैं, इवन जो क्लास 10th के बच्चे हैं, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड है, उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर भी करके बता दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा। अब चूंकि हम अभी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
इसमें टाइम बचाना होता है भाई, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो कितना कम टाइम में आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो। इसलिए मैं सब चीज़ों को शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि आप इजीली चीज़ों को याद भी रख पाओ और कम टाइम में बना भी पाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ तरीके से डील करनी है। अगर क्वाड्रेंट पूछ देता है कि भैया 4, किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, तो पहला साइन प्लस का, अगला साइन माइनस का, तो पहला साइन प्लस का, अगला साइन माइनस का किस में आता, तो भैया बोलते कि ये 4th क्वाड्रेंट में आता, हमको चतुर्थांश में आता, राइट, चतुर्थांश में ये चीज़ें आता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ, तो उससे जो भी क्वेश्चन बेस्ट आसपास हमारे दिमाग में आ जाती है उस टाइम मैं उसको डील कर दूँ सामने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा है कि 14 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण का वैल्यू 60 डिग्री वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ लीजिए कि एक सर्कल हमारा इस तरीके से बना, इसका रेडियस सर हमारा कितना है 14 है, समझो ये 14 इधर गया और एक रेडियस ये भी है सर, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ये 14 भैया है हमारा। ठीक है, इसका कितना ज़्यादा एरिया सर जी को पार्ट किया, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। ये सर कभी कभी हमसे एरिया पूछ सकता है, कभी त्रिज्यखंड की लंबाई भी पूछ सकता है। ठीक है ना, दोनों पे बात करेंगे, पहले हम एरिया की बात करते हैं जो हमको दिया है। चलिए, तो अगर हमसे इस तरीके से दिया हो, रेडियस क्या दिया हुआ है भाई, आर दिया 14 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया सर 60 डिग्री दिया है सर। ठीक है, हमसे इसका एरिया पूछ रहे थे, तो एरिया क्या होता है इसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 होता है सर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है भाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है हमारी, तो भाई हमारी 14 है, तो 14 गुणे 14 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है सर हमारी, थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, 60 डिग्री, अब बट्टा 360 आप ऐसे करके लिख दो सर, राइट। ठीक है, अब 7 से कट गया 2 बार में, ये 0 से 0 गया, ये 6 से 6 गया, राइट, फिर 2 से 3 टाइम्स में गया, क्लियर ना। तो ऊपर क्या दिख रहा है सर 22 और 14 दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहा है, तो 22 और 14, तो 22 4 जा 88, फिर बच गया 8, 22 1 जा 22 और 8 30/3, चूँकि एरिया है सर जी cm स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर जी हमारा 308/3 cm स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमसे पूछता कि त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी सर, कितना ज़्यादा जगह इसमें छेका सर, मतलब यहाँ से यहाँ सर जी कितना सारी जगह इसमें छेका है, तो इसके लिए सर जी हम क्या यूज़ करेंगे वही 2πr थीटा बटा 360 कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं सर्कल का पाई स्क्वायर, तो थीटा बटा 360 लगाना है। यहाँ सर हमको सर समझिए, यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं सर उसका पैरामीटर निकाल रहे होते हैं तो 2πr, तो इस तरीके से हम लोग थीटा बटा 360 ऐड कर देना है। तो 2 का वैल्यू सर 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, थीटा की वैल्यू सर 60/360, ये 2 बार में कट गया, ये 6 बार में कट गया, फिर कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है 3 बार में, तो 44/3। हाँ सर, तो ये हमारा जो होगा, चूंकि ये हमारा लंबाई का बात मैंने किया तो सिर्फ cm होगा, अगर ये cm ओनली cm होता तो ये हमारा जो था त्रिज्यखंड की लंबाई हो जाता। क्या हो जाता है, ये त्रिज्यखंड की लंबाई हो जाता। ठीक है, तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, एरिया पता है सर्कल का, थीटा बटा 360 लगा दीजिए। अगर हमसे त्रिज्यखंड की लंबाई पूछता तो लंबाई सर जी क्या होता है उसका, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस जिसको आप हम लोग बोलते हैं, तो सर वो हो जाता 2πr, बस थीटा बट्टा 360 लगा देना था। तो वो जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारी जो यूनिट होगी स्क्वायर में होगी, जब लंबाई निकालेंगे सर जी तो हमारा एरिया होगा भाई सिंगल होगा, वो स्क्वायर में नहीं होगा। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का मानते हैं। देखिए 5 दिया, 50 भी दे सकता है, तो थोड़ा सा हम 5 इसलिए लिखे हैं चीज़ों को ज़रा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। समझिए 5 सम प्राकृत संख्या बोला तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 5 हो गए 1 2 3 4 5। क्योंकक्योंकि माध्य निकालना है तो सभी चीज़ों का सब का योग नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर, तो 5 दीजिए। तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बट्टा 5 कट कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3 का ले लीजिए, प्रथम 3 सम प्राकृत संख्याओं का, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6, तो बट्टा चूँकि 3 था तो बट्टा 3, तो 4 2 6 6 12 12/3 कट के हो गया 4। क्या दिख रहा है सर कि जितने लगातार सम प्राकृत संख्या बोल रहे हैं ना उससे एक वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वही ना आ रही है। जब 5 था तो 6 आ रही थी, जब 3 था तो 4 आ रही है। तो ये बात समझ में आ गया
कि जब भी सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोलेगा, स्टार्टिंग के जितने भी कंटिन्यू नंबर रहेंगे सर, उसमें क्या करेंगे, उसको n मान लीजिए, उसमें 1 जोड़ लीजिए आप, मतलब 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमको विषम बोल देता, समझिए विषम की बात करता हूँ मैं विषम की बात करता हूँ, समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। अगर समझिए कि हमको बोलता कि प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 अपॉन 3, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 अपॉन 3 बराबर 3। मतलब कि जब भी हमको विषम का बोलेगा, जितना विषम बोला ना, 3 विषम का प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 3 ही आ गया। तो इस तरीके से अगर हमसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 50 + 1 51 हो जाएगा, खत्म कहानी। अगला है, अगर हमसे पूछ देगा प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 50 ही हो जाएगा। तो विषम में सेम क्या हो जाएगा, विषम में सेम रहेगा, विषम में नंबर ऑफ टर्म्स सर, राइट ना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का बोलेगा वो हो जाएगा हमारा कंडीशन। और सम में जो है सर वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स +1 हो जाएगा, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। कभी बोल दिया भाई कि प्रथम 80 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, बच्चा का दिमाग को, तो भाई 80 को नंबर कहाँ से ला के जोड़े भाई, इतना टाइम कौन देगा, सीधा कुछ नहीं करना है। सम का बात बोला उसमें 1 जोड़ दीजिए, 80 बोला 80 + 1 81 हो जाता है। विषम बोलेगा तो उसको सेम टू सेम वही हमारा आंसर हो जाएगा, 80 तो 80 का 80 आंसर, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को फिर से इजीली समझ लिए होंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि समझिए एक प्रेडिक्शन दिया है, राइट, एक ऑब्जर्वेशन दिया है, इसमें बहुलक और माध्य के बीच का डिफरेंस 72 दिया है, राइट। मतलब दिया क्या है, समझिए, दिया सिंपल है सर हमको कि बहुलक माइनस माध्य जो करेंगे सर हम, तो हमको मिलेगा 72 मिलेगा। तो पूछ क्या रहा है कि माध्यिका और माध्य के बीच क्या अंतर होगा, माध्यिका माइनस माध्य क्या होगा, ये पूछ रहा है सर। देखिए हमारा संबंध जो सर वो तीनों में होता है, मतलब बहुलक, माध्यिका और माध्य में सर जो हमारा रिलेशन होता है वो ये होता है कि बहुलक बराबर जो होता है ना, वो होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य होता है। ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ देंगे कि बहुलक, माध्यिका और माध्य में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो आपको अलग अलग तरीके से कंपोजिशन करके देंगे। तो बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य जो होगा वो वाला टिक सही कीजिएगा। बहुलक, लेकिन सर ये बहुलक सिर्फ दिया नहीं, बहुलक और माध्य का अंतर दिया है, तो क्या मैं सर बहुलक में से माध्य घटा दूं? यस सर, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज़ों को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ घटाओगे भाई, क्योंकि हमको जो चीज़ें दिया हुआ है वहाँ तक पहुँचना भी तो है। तो दोनों तरफ माध्य घटाने पर हो जाएगा बहुलक माइनस माध्य, इधर 3 × माध्य का, इधर अगर माइनस माध्य करते हैं तो ये -2 माध्य, -1 और माध्य, -3 माध्य हो जाएगा। तो हो जाएगा सर जी देखो, फिर 3 माध्य का -3 माध्य नहीं हो जाएगा, 3 माध्य का -3 माध्य। क्यों हुआ सर? क्योंकि हमने एक माध्य इधर घटाया, ठीक। तो बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्य का -3 माध्य। इसकी वैल्यू क्या है सर? इसकी वैल्यू हमारी 72 है, 72 हमने डाल दिया, इसमें 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 × माध्य का माइनस माध्य, सिंपल है, ये 3 से कट गया भाई 24 टाइम्स में। तो माध्यिका और माध्य, ये नहीं पूछ रहा था, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर 24 हमारा आ गया, राइट। जी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 2 बेलन की त्रिज्या, 2 बेलन बना हुआ है जिसका त्रिज्या का अनुपात है 3:4। एक बेलन जिसका रेडियस 3 यूनिट, तो अगले वाले का 4 यूनिट, इस तरीके से होगा। अनुपात है चूंकि सर, तो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी जो हाइट है सर, उसका अनुपात 7:4 है। मतलब सर जी फर्स्ट सर जी जो हमारा बेलन है उसका जो हाइट है सर वो 7 के मल्टीपल में है, और सर जी सेकेंड वाले का 4 के मल्टीपल में है। 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये सर जो हमारा है ना, ये R1 है फर्स्ट वाले बेलन का, ये सेकेंड वाले बेलन का तो ये R2 ले लिया हमने। ये फर्स्ट बेलन की ऊंचाई तो H1, ये सेकेंड बेलन की ऊंचाई तो H2। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा लफड़ा करना नहीं है सर। तो उसके क्या बोला, आयतन का अनुपात। तो हमको पता है सर, क्या पता है कि जो बेलन का आयतन होता है ना भाई, वो क्या होता है, वो होता है πr² होता है। चूँकि दोनों का रेशियो निकालना है, तो पाई फर्स्ट वाले बेलन का रेडियस इसका स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाले बेलन का ऊंचाई, फिर सर पाई
सेकेंड वाले बेलन की का रेडियस का स्क्वायर इंटू h2, ये फॉर्मूला को हमने फॉलो किया। सर क्या हो जाएगा, पाई से पाई गया। अब r1 हमारा क्या है सर, तो r1 हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। h1 हमारा क्या है सर, h1 हमारा 7 है, 7 लिखिए। r2 हमारा क्या है सर, तो 4 है, 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर कीजिए। और h2 हमारा क्या है सर, तो 4 है, ये 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 63 अनुपात 64 हमारा सर जी जहाँ पे ऑप्शन देखा टिक करके निकल लीजिए आप। ये हमारा दोनों सर जी बेलन के आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और प्रीवियस बहुत सारे ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चलिए क्वेश्चन समझते हैं जरा कि 15 मीटर ऊंची एक मीनार का शीर्ष, समझिए एक मीनार है, उसका जो शीर्ष है ना वो बिजली के खंभे के तल से, समझिए बिजली का कोई खंभा होगा। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करेगा सर जी कि लंबा ज़्यादा कौन होगा, है ना, कि भाई ज़्यादा ऊंची मीनार है, ज़्यादा ऊंची बिजली के खंभे हैं। तो समझ लीजिए बात को ऐसे, वैसे मुख्य तौर पे सर जी मीनार ही ऊंची होती है, बट चीज़ें समझिए कैसे कि क्या बोला कि मीनार का शीर्ष बिजली के खंभे के तल से, समझिए बिजली का खंभा है सर, यहाँ के तल से सर, इस पे सर तल मतलब सर जी ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ कितना बना रहा है सर, तो ये बना रहा था 60 डिग्री। ठीक है, और खंबे का शीर्ष, ये जो खंबा है इसका शीर्ष मीनार के तल से, ये रहा मीनार, अगर इसको आपने मीनार माना है तो ये सर इसके तल से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो बात समझ लीजिए कि समझिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, समझिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा बना रहा है उसके दूसरे के तल से वो ज़्यादा ऊंचा है, भाई सिंपल बात, राइट। तो हम देख रहे हैं क्या कि सर जी हमारे पास जो मीनार है ना उसका जो उन्नयन कोण का वैल्यू है खंबे के नीचे सर जी आने पे तल से वो ज़्यादा बड़ा बन रहा है 60 डिग्री। इट मीन्स कि मीनार ज़्यादा ऊंचा है, बात सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया, 15 मीटर ऊंचा एक मीनार, ये 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये सर जी हमने बोला कि 15 मीटर ऊंची मीनार, सर जी समझो इसका वैल्यू को पता नहीं तो निकालना है सर, राइट। पूछा क्या कि बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो बिजली का खंभा ये मैंने माना, मीनार ये मैंने माना, मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से बिजली के खंभे के तल, बिजली का खंभे के तल पर आए, ऐसे आए, उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, राइट ना, ये हो गया। अब सर हमको ये वैल्यू निकालनी है। देखिए सर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे, एक ट्राइंगल ये सर इस तरीके से गया, अगला ट्राइंगल ये हो गया। पहले इसकी वैल्यू तो आप निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू है सर जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है सर। ये बेस हमारा इस ट्राइंगल के लिए भी यूज हो रहा है, इस ट्राइंगल के लिए भी यूज हो रहा है, तो चूंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास इसकी ऊंचाई पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर थीटा ये है, इस थीटा के लिए सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये भैया बेस है हमारे, तो P और B का रेशियो हमारे पास है, तो tan यूज कीजिए या फिर cot यूज कीजिए। तो P बट्टा B अगर यूज करते हैं सर तो वो tan हो जाएगा, tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, P बट्टा B, तो P का वैल्यू 15, B का वैल्यू पता नहीं सर जी, तो आप मान लीजिए कि x है सर हमारा, ये x है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 15 बट्टा x √3 बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, हो जाएगा 15 गुने √3, नीचे में √3 गुने √3 3, तो क्या हो गया 5√3। तो जो 5√3 है सर हमारी, वो मीनार से लेकर बिजली के खंभे के बीच की दूरी है। ऐसा अगर पूछा तो हम ये यूज करते, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है भाई कि हमारे पास इस खंभे की ऊंचाई बता दीजिए सर, वो हो तो गया। अब ये हमारे साथ जो ट्राइंगल जो बन रहे हैं, तो ये सर 30 डिग्री, इसके लिए P है और ये हमारा B है। तो इस ट्राइंगल में देखा जाए तो समझिए कि इसको हमने कुछ भी मान लिया, समझिए इसको हमने H मान लिया, तो सर जी ये H है हमारा, ये है, तो फिर से P बट्टा B यूज कर लेते हैं रेशियो, तो H अपॉन इसका वैल्यू क्या निकला है, 5√3 निकला है सर। और सर जी हमारा थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 ही यूज हो रहा है, tan 30 को लिखा होता है 1/√3। बात समझ में आया। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फिर से P और B का रेशियो tan थीटा, तो tan 30 डिग्री बराबर P बट्टा B, P को हमने H मान लिया और B हमने निकाला 5√3। ठीक है, अब सर जी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा H√3 बराबर 5√3, √3 से √3 गया तो बराबर क्या हो गया 5 यूनिट, मतलब 5 हमारा मीटर है ना, मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर वाला सर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ये इमेजिनेशन करने वाली चीज़ है। कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है
कि मीनार से खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो ये निकल गया सर जी 5√3 हो जाता, राइट ना, तब होता था, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, वो हो जाता, इसकी ऊंचाई 5 मीटर होती है। आई होप सो आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, और अगर हमारा आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर। तो टाइम के अभाव में मैं चीज़ों को यहीं पर वो करता हूँ, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।